नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत, एफआईएस की कैश और वायदा दोनों में खरीदारी। इंडेक्स में शॉर्ट्स भी काटे, गिफ्ट निफ्टी में हल्की नरमी। एशिया में मिला जुला कामकाज। उधर शुक्रवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ था नैस्डैक, लेकिन डाउ जोन्स 350 पॉइंट फिसला। आज फोकस में रहेंगे डिफेंस शेयर्स। डिफेंस खरीद को आसान बनाने के लिए रक्षा मंत्री ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 को दी मंजूरी। डीपीएम के तहत 1 लाख करोड़ के रक्षा सामान खरीदे जाएंगे। यूएसएफडीए के एक्शन के चलते फार्मा शेयरों पर आज रहेगी नजर। डॉक्टर रेड्डीज को बच्चोपल्ली बायोलॉजिक्स फैसिलिटी के लिए 5 आपत्तियां मिली, वहीं एलेंबिक फार्मा को पनेलाव फैसिलिटी के लिए मिली क्लीन चिट। सेबी की बोर्ड बैठक में बड़े फैसले। बड़ी कंपनियों के आईपीओ में 25% मिनिमम शेयर होल्डिंग नियमों में छूट। आईपीओ एंकर बुक के लिए पेंशन फंड्स भी रिजर्व कैटेगरी में शामिल होंगे। म्यूचुअल फंड्स पर एग्जिट लोड 5% से घटाकर 3% करने पर फैसला। अगस्त में रिटेल महंगाई दर बढ़ी, 1.61% से बढ़कर 2.07% हुई। वहीं खाद्य महंगाई में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी। आज डब्ल्यूपीआई के आएंगे आंकड़े। और मुंबई में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, जमकर हो रही है बारिश। आईएमडी ने आज के लिए रायगढ़, रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। चलिए भाई, सोमवार की सुबह, नए हफ्ता है और 2 चीजें खास तौर पे इस हफ्ते आप रखिए रडार पे। एक तो आजकल जो रिलेटिवली कांस्टेंट सा हो गया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा टैरिफ रिलेटेड जो भी न्यूज फ्लो आते हैं, जो हम पे इंपैक्ट होते हैं, उस पे खास तौर पे नजर रहेगी। वैसे उसमें भी 2 चीजें, ईयू सैंक्शंस रशिया के एक्सपायर होने, अगर तो फिर से बढ़ाया नहीं गई समय सीमा, और दूसरा कई सारी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि हमारे चीफ नेगोशिएटर इस हफ्ते यूएस जाने वाले हैं ट्रेड वार्ता को आगे बढ़ाने। तो ट्रेड रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पे नजर। भाई, वेडनेसडे को यूएस फेड की मीट का आउटकम आना है। बैंक ऑफ कनाडा का और ब्राजील का आउटकम भी आना है। थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड का आउटकम आएगा और फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीट सामने आएगी, जो भी आउटकम है। इस तरह से सेंट्रल बैंक्स के एक्शन सेकेंड हाफ ऑफ द वीक लाइंड अप है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूएस फेड, वेडनेसडे को रात 11:30 बजे वो फैसला सामने आना है, हमेशा की तरह। और वैसे खुलते ही भारतीय बाजारों को कई सारे वीकेंड रिलेटेड डेवलपमेंट जो हम छोड़ के गए थे, जिनका इंतजार था, उन पर रिएक्ट करना है। अगस्त का इन्फ्लेशन प्रिंट, वो 2 दिनों की फाइनेंस मिनिस्ट्री और बैंकिंग पीएसयू बैंक्स के बीच में जो मंथन बैठक चल रही थी, सेबी की बोर्ड मीट का फैसला फ्राइडे शाम को आना था। चीन में वो 5 दिनों से लेजिस्लेचर की बैठक चल रही थी, उससे रिलेटेड आउटकम का इंतजार था। खैर, सब पे मैं टच ऑन करूंगा आगे, जैसे शो आगे प्रोग्रेस करेगा। लेकिन पहले मार्केट्स, वो कहते हैं ना, बुल्स ऑन अ रोल। दरअसल एक बड़ी फेमस हो गई है, एक ड्रिंक पियो तो पंख लग जाते हैं। ये बुल भैया ने भी ऐसे ही कुछ करा है, मजा आ गया है। पिछले पूरे हफ्ते हर दिन भारतीय बाजारों में उछाल के साथ, मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। इनफैक्ट पिछले पूरे हफ्ते नहीं, फ्राइडे को 8th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था, बैक टू बैक, जब भारतीय बाजार उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे। इन पिछले हफ्ते ही अगर मैं मैप करूं निफ्टी की चाल, तो वीक ऑन वीक 1.5% का उछाल था। और पिछले 8 सत्रों में ऑलमोस्ट 2.25% निफ्टी तेजी दिखा चुका है। इनफैक्ट पिछले 5 हफ्ते को मैप करिए आप,
वीक ऑन वीक गेन्स तो एक हफ्ता छोड़ दीजिए, 4 हफ्तों से वीक ऑन वीक निफ्टी उछाल के साथ, बढ़त के साथ ही कामकाज करता हुआ। तो मोमेंटम स्ट्रांग है। एक वो नींबू मिर्ची लगा दीजिएगा, नजर नहीं लगनी चाहिए मोमेंटम पे। और रखिएगा उसके बाद एक बार फ्राइडे का सेशन स्क्रीन्स पर। बढ़िया डिसेंट पॉजिटिव नोट पे भारतीय बाजार ने शुरुआत करी। जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा, हमने गेन्स एक्सटेंड करे और फाइनली 25,100 के ऊपर फ्राइडे की क्लोज, वीकली क्लोज हमें हासिल होती हुई। और आज सुबह के गिफ्ट निफ्टी के समीकरण कह रहे हैं लार्जली उन्हीं लेवल्स के आसपास, स्लाइटली इन रेड भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत कर रहे होंगे। ऐसे में क्विकली ग्लोब पर नजर, लाइए वो स्टिंग प्ले आउट करिएगा। गिफ्ट निफ्टी पस्त आपको नजर आ रहा है। एशिया में जो इस समय मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। चाइना के अभी खुले नहीं है और जापान के आज बंद है। तो जो खुले हुए हैं वो हमारी तरह ही, जैसे गिफ्ट निफ्टी पस्त है वैसे ही मिला जुला सा पस्त सा रुझान एशिया से आ रहा है। वीकेंड क्या हुआ? फ्राइडे को जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे, लार्जली फ्लैट यूएस के फ्यूचर्स थे। फ्लैट तो नहीं था एक्चुअल सेशन, लेकिन हरे और लाल के बीच में झूल रहा था। एक 0.5% डाउन नीचे था तो 0.5% नैस्डैक मजबूती के साथ था। तो हैंडओवर एकदम मिला जुला है। तब और अब की पहली प्लेट दिखाएगी। अगर आप डाउ देख रहे हैं तो मूड ऑफ होगा, नैस्डैक देख रहे हैं तो मूड खुश होगा। तो वैसे ही सदा हुआ सा रिस्पॉन्स गिफ्ट निफ्टी भी दे रहा है। लेकिन हॉर्माज बताएंगे वीकेंड के सारे डेवलपमेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कैसे पहुंचे सुबह? बहुत बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा बारिश, सामने कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था कैब से, तो पहुंच गए काफी है। पहुंच गए थे। हाँ, गिरते पड़ते ही सही, लेकिन पहुंच गए ना। अब देखिए, बायर्स एग्जॉशन तो यूएस के बाजारों में भी नजर आ रहा है। अब चलिए, थक गए खरीदते खरीदते। बिग टेक के शेयरों में तो अब बिग टेक ही है जो बाजार को इतना खींचे जा रहा है ऊपर। ऐसे कोई बड़ा, आप अगर मार्केट ब्रेथ भी देखेंगे तो कोई ऐसी बड़ी सिग्निफिकेंट बायर्स की तरफ है नहीं। और उस वजह से भी डाउ में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली थी, जिस तरह की बढ़त पिछले हफ्ते हमने देखी। लेकिन फिर भी तीनों बेंचमार्क्स जो है हफ्ते दर हफ्ते तो बढ़त के साथ ही बंद हुए हैं। 1 से 2% की तेजी हमने देखने मिली है। नैस्डैक आउट परफॉर्मर रहा था पिछले हफ्ते, और ये बावजूद इसके कि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का जो आंकड़ा आया था वो कोई ज़्यादा इम्प्रेसिव था नहीं, क्योंकि मई के बाद का सबसे निचला स्तर हमने कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़ों में देखने मिला है। 55.4 का आंकड़ा था, जो कि अनुमान से तो कमज़ोर था ही, और अगस्त में जो 58.2 का आंकड़ा आया था उससे भी कमज़ोर था। और आने वाले 12 महीनों में जो महंगाई बढ़ने की उम्मीद है वो तो 4.8% पर कायम है, लेकिन आने वाले जो दशक में महंगाई बढ़ने के जो उम्मीद थी कंज्यूमर्स को, वो 3.5% से बढ़कर 3.9% हो गई है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का सर्वे कह रहा है। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर रिस्पोंडेंट्स जो इस सर्वे के थे उन्हें इस बात का डर है कि उनकी भी नौकरियां चली जाएंगी, और अगर नौकरियां चली गई तो उनके फाइनेंसेस पर और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल तो अभी एक बड़ा बयान दिया है फेड को लेकर के कि फेड पॉलिसी से वो एक बड़े रेट कट की उम्मीद रखते हैं। और रूस को लेकर के फिर से जो उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था, साथ में वो भी कहा है कि नेटो देश अगर मंजूरी देते हैं, अगर उन पर वो चीन पर 50 से 100% तक का टैरिफ लगाए, तो यूएस भी इस तरह का कदम उठा सकता है। लेकिन ये रूस से तेल खरीदना बंद करने के दबाव डालने के लिए इस तरह का टैरिफ लगाया जाए, और जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होगा, ये टैरिफ जो है वो हटा दिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था, और ये बयान उन्होंने तब दिया है जब यूएस और चीन के जो अफसर है वो मैड्रिड में ट्रेड वार्ता में चर्चा चल रही है। वहाँ पर आज दूसरा दिन है उस वार्ता का। स्कॉट बेसेंट यूएस की तरफ से, जेमिसन ग्रेयर यूएस की तरफ से, और चाइना के जो वाइस प्रीमियर है वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ पर। और काफ़ी सारी चीज़ों पर चर्चा होनी है, खास करके एक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कि अगले महीने अगर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों कोरिया जाते हैं एपेक समिट के लिए, वहाँ पर शायद उन दोनों की मुलाकात हो सकती है। तो वो ढांचा तैयार करने के लिए दोनों मैड्रिड में इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते जो है यूके की यात्रा पर जाने वाले हैं। काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स वहाँ भी होने हैं। और चीन ने इस बातचीत के बीच में, चीन ने जो है यूएस के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर जांच शुरू कर दी है। एक एंटी डंपिंग प्रोब दोनों ने शुरू की है, चीन ने शुरू की है। और साथ ही साथ जो है अनफेयर कंपटीशन और अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस जो चीन की कंपनियों पर लगाया जा रहा है यूएस में, उस पर भी जांच शुरू करी गई है। सेंट्रल बैंक्स की आपने बात करी ही, डोनाल्ड ट्रंप भी एक बड़े रेट कट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन कंसेंसस अभी भी यही कह रहा है कि बुधवार को जब जेरोम पावेल
गोयल साहब मिलेंगे अपनी कमेटी के साथ तो 25 बेसिस पॉइंट्स का ही रेट कट होगा, लेकिन बाजार की नज़र इस पे होगी कि आगे चलकर आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में और 2026 में फेड की ब्याज दरों की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, क्योंकि बाजार जो है वो 4, 5 या 6 रेट कट तक प्राइसिंग करके चल रहा है अगले साल तक भी, 2026 में भी। तो अगर ऐसा कुछ ना मिला, कोई कमेंट्री में ऐसा देखने ना मिला, हॉकिश सी अगर कट आई तो शायद बाजार को निराशा हो सकती है, इसलिए भी क्योंकि बाजार चले भी बहुत है। काफ़ी सारे जो अर्थशास्त्री अभी भी यही कह रहे हैं कि 3 पॉलिसीज़ में से सिर्फ 2 बार ब्याज दरें कटेंगी, लेकिन 40% से ज़्यादा ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनको ब्लूमबर्ग ने सर्वे किया था जो अभी भी 3 बार ब्याज दरें कटने के अनुमान लगाए बैठे हैं। काफ़ी सारा मैक्रो डेटा भी आना है इस हफ्ते, चीन से काफ़ी सारा आना है, इंडस्ट्रियल आउटपुट है, रिटेल सेल्स है, यूएस के रिटेल सेल्स कल आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा कल आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सर्वे गुरुवार को, जॉबलेस क्लेम्स गुरुवार को। तो काफ़ी सारा डेटा इस हफ्ते निकल कर आना है, लेकिन बाजार की सबसे ज़्यादा नज़रें जो होंगी वो फेड पॉलिसी पर होगी कि कटने तो तय है, लेकिन आगे की कमेंट्री जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल ठीक है, ये है भाई साहब इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज। थोड़ा सा वीकेंड पे जब मैं पढ़ रहा था ऐसा लगा था ट्रम्प साहब के थोड़े से तेवर, अब ट्रम्प साहब का तेवर का तो कोई जायजा लगा ही नहीं जा सकता, ऐसे बदले। पहले फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, तब वो बोले कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त था भारत, हमारा तो कोई लेना देना भी नहीं था, हमारे इस कदम से एक बड़ा रिफ्ट क्रिएट हो गया इंडिया और हमारे बीच। अच्छा लगा सुन के ऐसा बोले। दूसरी तरफ उन्होंने सारे नेटो और वर्ल्ड लीडर्स को चिट्ठी लिख डाली थी, जिसमें क्योंकि अब वो यूरोप ने जो सैंक्शंस लगाए रशिया पे वो मियाद खत्म हो रही है। ट्रम्प साहब चाहते हैं जो रशियन ऑयल खरीदते हैं उन पर और एग्रेसिव सैंक्शंस लगाए जाएं, यूरोप वो कदम उठाए। उसमें चाइना मेंशन किया, इंडिया मेंशन नहीं करा उस लेटर में। खैर ये सब ऐसा इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, नहीं तो भाव में कुछ दिख रहा होता, लेकिन ठीक है, ये सब डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा रख देता हूं आपके सामने। मानस के पास जाएंगे आज की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी मंडे की बनाने के लिए। उससे पहले जरा समीकरण दिखा देता हूं आपको, फ्राइडे को हुआ क्या। पहले तो कैश की एक्टिविटी स्क्रीन पर आएगी इंस्टीट्यूशनल। फ्राइडे को एफआईज ने 130 करोड़ की खरीदारी करी और डीआईएस की तरफ से 1550 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग, तो नेट ऑलमोस्ट 1700 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन हुआ। वैसे नेट इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज 14 ट्रेडिंग सेशन से चले आ रहे हैं, मतलब नेट नेट पैसा ही आ रहा है इंस्टीट्यूशन की तरफ से कैश में। डेरिवेटिव्स में यानी कि वायदा में एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपए के आसपास, 2500 करोड़ रुपए की बाइंग करी और स्टॉक फ्यूचर्स में 1000 करोड़ प्लस की खरीदारी हुई। अभी इंडेक्स फ्यूचर्स कहां चैनलाइज हुए थे? लार्जली निफ्टी फ्यूचर्स में 1950 करोड़ रुपए के आसपास की निफ्टी फ्यूचर्स की बाइंग और बैंक निफ्टी में 60-70 करोड़ के आसपास की। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। अब इंडेक्स में कैसे पोजीशन है? इंडेक्स फ्यूचर्स में 1550 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स फ्राइडे को जोड़े एफआईज ने और 8900 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काटे गए। तो अब वो दिख रहा है सिस्टम में शॉर्ट्स रिड्यूस होना। डेटा आएगा इंडेक्स की पोजीशनिंग एफआईज की। लास्ट टू लास्ट फ्राइडे ना मामला पहुंच गया था 7.4% नेट लॉन्ग्स पे। उसके बाद से लगातार इंचअप कर रहे हैं लॉन्ग्स और 11.8% पे पहुंचते हुए नेट लॉन्ग्स। इनफैक्ट सिस्टम में जो एब्सोल्यूट नेट शॉर्ट्स हैं वो भी पोजीशन स्क्रीन पे रखूंगा आपके। 191-192 लाख पे चले गए थे नेट शॉर्ट्स, हम रिड्यूस होते होते 1,72,000 पे आके फ्राइडे को खड़े हुए हैं। तो कुछ हद तक शॉर्ट सिस्टम में रिड्यूस जरूर हुए। तो मोमेंटम स्ट्रांग है। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव वीक था जब भारतीय बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। वो जो 25,000 के साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसके कंफर्टेबली ऊपर आके हम ट्रेड कर रहे हैं। और एक चीज लगातार मैप कर रहे हैं हम लोग, हायर हाईज हायर लोज डेली बेसिस पे। 5 दिन हो गए भाई साहब हायर हाई हायर लो भारतीय बाजार बनाता हुआ। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ऑप्शंस में क्या किया था? 25,000 के पुट पे मैक्सिमम ओआई है, ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है और 24,900 पे 1.1 करोड़ के आउटस्टैंडिंग खड़े हुए हैं। तो ये अपने आप को एक सॉलिड सपोर्ट बेस के तौर पे खड़ा करता हुआ, वैसे भी ऑन द वे अप यही वो ब्रैकेट था 24,900 से 25,000 जो एक स्टिफ हर्डल हमारे लिए बना हुआ था, फंस रहा था मामला। तो ऑन द वे डाउन सबसे क्रिटिकल सपोर्ट ही अब वो जोन बनता हुआ। पुट कॉल रेशियो वैसे भी जिस तरह से एग्रेसिवली बढ़ रहा है वो दिखा रहा है कैसे पुट राइटर्स का डोमिनेंस बढ़ रहा है।
ऊपर की तरफ 25,500 के कॉल पे सबसे तगड़े आउटस्टैंडिंग खड़े 1.2 करोड़ शेयर्स के। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग सीलिंग के तौर पे वो एक्ट करेगा, पर वो दूर की कौड़ी है अभी तो। 25,200 से 25,300 पे कॉल का बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है, पर एक चीज है, जितनी इंक्रीमेंटल कॉल राइटिंग हो रही है वो हायर स्ट्राइक्स पे हो रही है। यह बाजार के लिए अच्छी खबर है, बढ़िया पोजिशनिंग है, बढ़िया डेटा है, पर क्या एक चाहिए, क्या एक बढ़िया पॉजिटिव कैटलिस्ट मिल जाए, तब एक सस्टेन्ड, एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग का मूव यहां से बनने का दमकम, वो आज मिसिंग है। ये ध्यान रखिएगा कि निफ्टी पस भी पड़ा हुआ है। खैर, ये सब तो डेटा है, मानस से हाव और भाव समझेंगे और कैसे रणनीति बनाए निफ्टी में, करना क्या है, क्या टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है, वो कन्विक्शन है नहीं है, समझ लिया जाए। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसा रहा वीकेंड? और अगर पस्त खुलेगा तो आप निफ्टी बैंक में खरीदार हो या नहीं हो? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए वीकेंड अच्छा रहा, फैमिली के साथ एंजॉय किया। तो देखिए जहां तक बात निफ्टी की है, एक चीज बहुत क्लियर है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि जैसा आपने थोड़ी देर पहले बोला कि पिछले 5 दिनों से निफ्टी हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है। कुछ चीज मैं टेक्निकली ऐड कर देता हूँ। अगर आप डेली चार्ट देखें तो वहां पर एक इनवर्स रेंज शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जिसका नेकलाइन ब्रीच हो चुका है लास्ट सेशन में। वीकली चार्ट पे देखें तो एक हायर बॉटम बन चुका है 2 हफ्ते पहले, और निफ्टी निफ्टी तैयार है एक हायर टॉप बनाने के लिए। जो जो तो पूरा सेटअप जो है वो पॉजिटिव है। अब तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है जब तक निफ्टी 24,850 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तब तक शॉर्ट की बात नहीं करनी है। इसलिए जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो लॉन्ग साइड पे रहेगी। दो केसेस हैं। आज जैसा निफ्टी दिखा रहा है कि कोई डिक्लाइन मिल जाए, तो अगर कोई डिक्लाइन मिल जाए और निफ्टी 25,075 25,050 की रेंज में आ जाए, तो उस जगह पर खरीदारी करनी है। अगर डिक्लाइन मिले तो खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 24,985 का, 24,985 के स्टॉप लॉस से डिक्लाइन में 25,075 25,050 की रेंज में खरीदारी करेंगे। जो ऊपर की तरफ इस केस में टारगेट होंगे वो 25,150 और 25,250, ये दो टारगेट आपको सेट करने हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी है कि अगर मॉर्निंग में डिक्लाइन मिल जाए तो खरीदारी करेंगे और 24,985 का स्टॉप लॉस लगा देंगे। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि अगर वो डिक्लाइन नहीं आता है मॉर्निंग में और ब्रेकआउट आ जाता है ऊपर की तरफ और 25,150 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है, तो उसे बिल्कुल एक क्लियर कट ब्रेकआउट की तरह मानना चाहिए, क्योंकि वही पिछला स्विंग हाई भी था। तो अगर 25,150 के ऊपर निकल जाए तो भी खरीदारी करेंगे। उस केस में आपके स्टॉप लॉस चेंज हो जाएंगे, आपके स्टॉप लॉस 25,090 के नीचे हो जाएंगे और टारगेट आपके 25,250 और 25,300, ये दो टारगेट सेट करके चल सकते हैं आप। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो खरीदारी करने की ही स्ट्रेटेजी है। बस दो केसेस है, डिक्लाइन पे भी खरीदारी करेंगे और अगर ब्रेकआउट आ जाए तो भी खरीदारी करनी है। ये हो गया निफ्टी। ईदर वेज खरीदारी, डिक्लाइन में बाय इनिशिएट करें, एल्स 25,150 का ब्रेकआउट मिल रहा है तो वो कन्विक्शन दे रहा है, उसके ऊपर खरीदारी करेंगे। मानस, निफ्टी की बात, निफ्टी बैंक कैसा प्लेस्ड है? तो देखिए पिछले हफ्ते डेफिनेटली होप जगाई है बैंक हाँ, निफ्टी ने कि शायद जगाई। अब वो ही तैयार है एक मूव के लिए, क्योंकि हाँ, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 2 दिन पहले हायर टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन दिया, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वीकली में जो वीकली क्लोज था वो 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर था। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। मेरा समझना है कि यहाँ से करीब करीब 1,000 पॉइंट की रैली निफ्टी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो अगर मॉर्निंग में वीकनेस दिखे तो 54,700, 54,700, 54,650 इस रेंज में अगर आ जाए तो उस डिक्लाइन पे खरीदारी करेंगे। उस केस में आपके जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो 54,545 के रहेंगे, और ऊपर की तरफ उस केस में टारगेट 54,850, 54,850 और 55,000, ये दो टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ब्रेकआउट आ गया, जैसे निफ्टी पे स्ट्रेटेजी थी, अगर वो डिक्लाइन ना मिला और ब्रेकआउट आ गया 54,900 के ऊपर, जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज है, अगर 54,900 के ऊपर निकल गया तो भी खरीदारी करेंगे, तो उसे एक ब्रेकआउट मूव की तरह लेंगे। 54,700 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 54,700 का उस केस में स्टॉप लॉस लगाएंगे, और फिर टारगेट आप सेट करेंगे 55,300 के आसपास के। बढ़िया। यह है निफ्टी बैंक की आज की इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए। अप्रोच क्या रहेगा, लाइए जरा चकाचक चार्ट्स का स्टिंग प्ले आउट करिए। मानस से जान लेते हैं आज के प्रिफर्ड स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। मानस, क्या पसंद आ रहा है, कन्विक्शन कहां राइड कर रहा है? तो देखिए बजाज फिंसर्व यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस रेंज था 2060 के आसपास, फाइनली वो रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं फ्राइडे के सेशन में, तो बजाज फिंसर्व में खरीदारी करेंगे। 2059, 2059 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, और 2120
2120 के टारगेट सेट करने हैं, बजाज फिनसर्व में खरीदारी करनी है। जो दूसरा स्टॉक है वो मज़गांव डॉक का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट है, रिवर्सल के साइन है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। 50 और 20 डे मूविंग 50 और 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो मज़गांव डॉक में भी खरीदारी करके चलनी है। 2874 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 3030 तक के टारगेट पॉसिबल है मज़गांव डॉक में भी। परफेक्ट। दो बढ़िया से बाय आइडियाज हो गए, बजाज फिनसर्व 2059 के स्टॉप के साथ और मैज़गांव डॉक 2874 का लगाइए स्टॉप और खरीदारी करने का बनाया जा सकता है मन। मानस, थैंक यू सो मच। अब 8 बजे पैनल में आपसे फिर मुलाकात होगी। अच्छा, मैंने अपफ्रंट कहा था कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे या फिर रडार पे रखेंगे। उसमें एक था इन्फ्लेशन का प्रिंट हमारा, वो डेटा स्क्रीन पर आएगा। 2.07% पे अगस्त का इन्फ्लेशन प्रिंट आता हुआ, मंथ ऑन मंथ एक तगड़ा जंप। भाई पिछला महीना वैसे अपवर्ड रिवाइज हुआ है, लेकिन फिर भी वो 98 मंथ के लोस पे था। आरबीआई की रेंज के नीचे स्लिप हुआ था और एक्सपेक्टेड था कि वहां पे इन्फ्लेशन बॉटम आउट हो रहा है, जो हम फ्राइडे को मेंशन भी कर रहे थे, वहां से इंच अप करेगा। तो अपटिक स्ट्रांग है, एज एक्सपेक्टेड स्ट्रांग है। क्यों हो रहा है? बेस इफेक्ट खत्म हो रहा है, जिसका फायदा मिल रहा था। दूसरा, मोमेंटम कई सारे हेडलाइन इन्फ्लेशन के आंकड़ों में बढ़ रहा है, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। फूड, खाद्य पदार्थ, फूड और वेजिटेबल के इन्फ्लेशन में बढ़त है। रूरल अर्बन दोनों साइड में इन्फ्लेशन इंच अप कर गया है। इन्फ्लेशन के प्रिंट के बाद एसबीआई की रिपोर्ट आई, वो कहता है रेट कट इन अक्टूबर लुक्स ऑनरस। ऑनरस मतलब डिफिकल्ट, मुश्किल है रेट कट। इनफैक्ट दे गॉन टू से कि दिसंबर लुक्स डिफिकल्ट, इवन रेट कट इन दिसंबर लुक्स डिफिकल्ट। क्रिसिल कह रहा है हम अभी भी मानते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स का कट लेटर दिस फिस्कल आता हुआ नजर आएगा और हमें इस समय अपने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत या रिस्क नजर नहीं आती। तो शायद मोटा मोटी एक कट की तैयारी, वो भी क्लोजर टू द ईयर एंड आप एक्सपेक्ट करें। अभी फिलहाल कोई अगली बैठक में अनाउंसमेंट अनलाइकली सा हो गया है। ग्रोथ भी अच्छी थी तो शायद और भी मुश्किल। सेबी की बोर्ड मीट जो फ्राइडे को शाम को अपडेट आए थे, जैसा ऐसा एक्सपेक्टेड था, सीएनबी सहवाज ने जो बताया था, फॉरेन पोर्टफोलियो एफपीआईज यानी कि अपन जिन्हें एफआईएस कहते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट एक्सेस को ईजियर करना, एलवीएफ यानी कि लार्ज वैल्यू फंड, उनके मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड को रिड्यूस करना, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो सबके लिए अच्छी खबरें। बड़े लार्ज आईपीओज में मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को रिवाइज करना करा गया है, वो सब डिटेल स्क्रीन पर आ रही, जैसा एक्सपेक्टेड था ये सब वैसे ही हुआ। चेयर कह रहे हैं सेबी के कि कंसल्टेशन पेपर लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डेरिवेटिव्स जल्द आएगा। मतलब बेसिकली वीकली एक्सपायरी को फेज आउट करके अब धीरे धीरे ट्रांजिशन करके मंथली की तरफ शायद मूव करने की तैयारी। कल नहीं हुआ था, जैसे यतिन मेंशन कर रहे थे, कंसल्टेशन पेपर आएगा, ये मेंशन करा है। हाँ, इंटरेस्टिंगली एक और बात चेयरमैन तुहिन कांता पांडे सर ने कही है कि सेबी का एनओसी एनएससी की आईपीओ के लिए जल्द आएगा। ज्यादातर इश्यूज अराउंड एनएससी रिजॉल्व हो गए। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। चाइना के टॉप लेजिस्लेचर से ऐसा कुछ भी नहीं आया। स्टैंडिंग कमेटी का सेशन एंड हुआ, उनका अपना एटॉमिक एनर्जी लॉ, फूड सेफ्टी लॉ वगैरह वगैरह था। बैंकिंग रिफॉर्म्स मीट में एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं 2047 तक। हमें दो तो ऐसे बैंक चाहिए भारत में जो टॉप 20 ग्लोबली हो। अब उसमें एक बट वैसे हमारे सबसे बड़े कौन से हैं? एसबीआई टॉप 50 में आता है 43rd रैंक पे, और एचडीएफसी बैंक आता है 73rd रैंक पे इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट्स। रडार पे रखेंगे इनको सरकार। अच्छा, इसकी डिटेलिंग मैं बाद में अगले शो में करूंगा, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग था। हम आज के स्टॉक सी न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं कंचन के साथ। कंचन, गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड स्टॉक आइडियाज को पूछता हूं आपसे, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज कौन से हैं? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी डिफेंस के स्टॉक्स हैं आज आपको वो फोकस में रखने हैं, बिकॉज रक्षा मंत्री से डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल जो 2025 है उसको मंजूरी मिल गई है। अब जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल है उसके तहत यहाँ पे करीबन 1 लाख करोड़ के जो सामान है उनको खरीदा जाएगा और यहाँ पे मेड इन इंडिया को काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ावा है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा आईएएफ ने रक्षा मंत्रालय को 114 राफेल जेट का जो प्रस्ताव है वो दे दिया है। यहाँ
पे राफेल में 60% से ज़्यादा जो इक्विपमेंट होंगे वो इंडियन लगेंगे। तो इस लिहाज से जितने भी डिफेंस स्टॉक्स हैं आज आपके फोकस में होने चाहिए। इसके अलावा जो फार्मा पैक है आज वो भी आपके फोकस में होना चाहिए। सबसे पहले तो जो डॉक्टर रेड्डी है वहाँ पे यूएस एफडीए ने जो इनका बिचुपली का प्लांट है वहाँ पे एक इंस्पेक्शन की थी और इंस्पेक्शन के अंदर यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन जो है वो निकल के आई है। इस लिहाज से डॉक्टर रेड्डी, साथ में एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल जो गुजरात की इनकी API 1 और API 2 की फैसिलिटी है उसको यूएस एफडीए की तरफ से जो है वो EIR मिल गया है। तो उस लिहाज से आज आपके नज़र में होना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल, बिकॉज अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल में IFC की अप्रॉक्सीमेटली 31% की जो हिस्सेदारी है वो खरीदी जाएगी। डील की वैल्यू अगर देखी जाए तो ये 12,500 करोड़ की मानी जा रही है। इसके अलावा रियलिटी पैक आपके फोकस में होना चाहिए, जैसे कि DLF हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, बिकॉज नोएडा में जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसकी जो हाइट लिमिट है उसको हटा दिया गया है। यानी कि अब मुंबई के जैसे नोएडा में भी आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्काईस्क्रैपर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। वीरू मतलब हाइट पे रह पाएंगे अब? अभी छोटे बिल्डिंग में रहते हैं। नहीं, अभी भी हाइट में रहते हैं। अभी भी हाइट में रहते हैं और ज्यादा हाइट में रहेंगे मतलब। ठीक है, ये आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज। एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार अहमदाबाद चलेंगे कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब के पास आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए। रवि जी गुड मॉर्निंग, बस आ रहा हूं और साथ में आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। प्लीज तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाएंगे बाकी एसेट क्लासेस की। आपकी स्क्रीन पर है, कहां छोड़ा था हमने 3:30 बजे, कहां खड़ा है आज सुबह भाव। खैर, कमाई कैसे होगी कमोडिटीज के यूनिवर्स में, रवि जी के पास चला जाए। रवि जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज के प्रेफर्ड कमोडिटी पिक्स। गुड मॉर्निंग। आज प्रेफर कमोडिटी पिक्स में आई थिंक लग रहा है कि जो फेड मीटिंग है एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, ये 3 सेंट्रल बैंक की मीटिंग है, इस हिसाब से थोड़ा बुलियन मेटल साइडवेज हो सकते हैं, बट पूरा फोकस एनर्जी पैक पे होगा क्योंकि जो यूएस प्रेसिडेंट के जो दबाव आ रहा है, अगर यूरोप से कुछ मंथ्स के यहाँ पे सैंक्शन में भागीदारी हुई तो मुझे लग रहा है क्रूड एंड नेचुरल गैस 2 कमोडिटीज में एक अच्छा उछाल आ सकता है। क्रूड बाय करे अक्टूबर फ्यूचर 5,490 के करीब, 5,610 का टारगेट होगा, 5,440 का स्टॉप लॉस लगा है। और वही नेचुरल गैस यहाँ भी मीन्स के डायरेक्टली अगर कोई बाइंग कर रहा है एनर्जी में तो ये नेचुरल गैस है जो यूरोप रशिया से बाई कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे 260 पे बाई करना है नेचुरल गैस, 268 का टारगेट होगा, 257 का स्टॉप लॉस लगा है। दोनों एनर्जी पैक से नेचुरल गैस एंड क्रूड बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। कच्चा तेल और नेचुरल गैस दोनों में रवि जी कह रहे हैं खरीदारी करने का मन। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप साहब का टिकट टीम एक बयान चला रही है, फेड से बड़ी कटौती की उम्मीद। 25 तो हम फैक्टर इन कर रहे हैं, कुछ हद तक 50 बेसिस पॉइंट्स की तरफ लोगों का टिल्ट बढ़ा था कमजोर जॉब के आंकड़ों के बाद। देखते हैं भाई परसों फेड करता क्या है। रवि सर थैंक यू। आज की क्विकली इवेंट्स कैलेंडर रख देता हूं आप लोग की स्क्रीन पे। मंडे का दिन है, पेनल्टीमेट सेशन हो गया। ध्यान रखिए कल निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट से एक्सपायरी की हम तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले का हमने समीकरण समझे थे अभी किस तरह से पोजीशन थे दिग्गज इन्वेस्टर्स। आज जापान के बाजार बंद है, रिस्पेक्ट फॉर द एजेड डे। 12 बजे हमारा होलसेल इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा, शाम को फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड वगैरह के नंबर्स आने, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वगैरह आना है इंडिया का। चाइना के बहुत सारे इकोनॉमिक आंकड़े आने हैं, वहां के हाउस प्राइसेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, FDI वगैरह वगैरह। तो वहां की अर्थव्यवस्था के हालात क्लैरिटी के साथ सामने आ रहे होंगे। एक्स डिविडेंड में ग्लेनमार्क फार्मा, IGL और फिनिक्स मिल्स है, तीनों रख दिए, तीनों वायदा वाले स्क्रीन पर रख दूंगा आपके लिए। बाकी और भी हैं, वो आप लोग प्लीज रेफर करिएगा एक्सचेंजेस को। वायदा के कर्व में अब 3 स्टॉक चले गए। RBL बैंक चले जा रहा था और आईकल ने साथ दिया था, HFCL भी जुड़ गया उस कड़ी में। ये तीनों FNO कर्व में है आज। PM मोदी आज पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पे होंगे। सुबह पश्चिम बंगाल में, वहां पे कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करेंगे। उसके बाद पूर्णिया एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग को इनॉग्रेट करने के लिए बिहार जाएंगे। FM निर्मला सीतारमण भी शायद आपको आज सुबह नजर आए। आज दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट लॉन्च है। रिपोर्ट काय की है? रोड मैप फॉर AI फॉर विकसित भारत, एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सिलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस रिपोर्ट की अनवेलिंग होगी तो FM साहिबा वहां पे होंगी, कुछ कहेंगी इंटरेस्टिंग, तो बट ऑब्वियस आवाज पे आपको हम ले चलेंगे वहां। और एक बात भूलिएगा मत, आज लास्ट डेट है
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का। कुछ फेक न्यूज़ चल रही थी कि एक्सटेंड हो गई डेट, कोई एक्सटेंशन नहीं है। लक्ष्मण ने कल रात में क्लियर कर दिया था, आज ही लास्ट डेट है भैया, नहीं भरा है तो भर लीजिएगा। गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूँ, भरने के लिए बाद में जाइएगा, पहले शोज देख लीजिए उसपे वाले। गिफ्ट निफ्टी 30-40 पॉइंट दबाव में खुलने के इंडिकेशंस देता हुआ ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का मंडे का टॉप 20